नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आनंद क्लासेस में। तो मूल कंसेप्ट में इससे पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने कुछ सवाल कर लिए थे कि हाँ जनरली मूल के ऊपर किस तरह से बेसिकली सवाल हमारे पास आ सकते हैं। उसको करने के बाद हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं। इसमें एक्चुअली बेसिक टर्म्स बहुत सारे भरे हुए हैं और इसी का इस्तेमाल हम लोग 11th-12th में करते रहेंगे। अब जैसे कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम लोग उसको मल्टीपल हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करते हैं, अपने से कंसेप्ट्स बनाते हैं और उसी कंसेप्ट्स के अनुसार हम लोग काम करते हैं। एक्चुअली जब मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि लॉ क्या होता है, उसके बाद एक्सियम्स पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, तो फिर एक्चुअली सारा का सारा ह्यूमन मेड है और एक्चुअली एक टाइप का कंपैरिजन्स है। तो कंपैरिजन्स में सबसे पहला कंपैरिजन आता है, इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब साफ ही पता चल रहा है कि किसी के साथ रिलेशन में, यानी कि हम लोग इसको किसके रूप में कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, उसी को हम एक्चुअली रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। डेफिनेशन से कहेंगे तो इट मे बी डिफाइंड एज मास ऑफ एन एटम रिलेटिव टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1C12 एटम। एक्चुअली किसी भी एटम का जो मास नापा जाता है वो 1 AMU, इसको एक AMU से नापा जाता है। इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसका सीधा सीधा मतलब होता है एक एटम का मास, यानी कि एक एटम का मास को हम 1 AMU कहते हैं। और मैंने इसको बताया था 1 AMU को नापने का जो तरीका था वो नापे थे मास स्पेक्ट्रोमीटर से, जिसके बारे में फ़िलहाल हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये हम लोग को हायर स्टडीज़ में पढ़ना होगा। खैर यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, RAM। ये रैम नहीं है, आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो मास ऑफ एन एटम, आप जिस भी एलिमेंट के मास का बात करेंगे तो उस एटम का आपने मास लिखना है बाई 1/12, जैसा डेफिनेशन में लिखा था 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए C12 एटम। अब एक C12 एटम को हम एक बेसिक एटम लेकर चलते हैं, जहाँ से हम लोगों ने अपना रिसर्च स्टार्ट किया था। रिसर्च हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो विद इन 18th सेंचुरीज़, और उस हिसाब से धीरे धीरे हम लोग आज तक इंक्रीज़ होते हुए आए। तो यहाँ पे 16 AMU, जैसे कि मैं बता रहा हूँ एक RAM ऑक्सीजन का मास होता है 16, हम लोग जानते हैं 16 ग्राम पढ़ते हैं हम लोग। वो 16 ग्राम जो होता है एक मोल का होता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास का। तो एटम शब्द आ रहा है तो हम एक एटम का बात करेंगे। इससे पहले मैंने बताया था कि एक मोल में आपका 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि करोड़ों अरबों खरबों जैसा बहुत बड़ा नंबर लग रहा है देखने में, ठीक ना, उतना नंबर ऑफ एटम्स होता है एक मोल में। तो आप एक मोल अंडों का बात करिए, एक मोल बैगन का बात कीजिए, तो आपके पास अगर उतना उपलब्ध है तो वो आपका 1 मोल हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर RAM ऑक्सीजन का जब बात करेंगे तो एक सिंगल एटम का बात करेंगे, यानी कि अगर आपके पास एक सिंगल एटम है ऑक्सीजन का, ओनली सिंगल एटम, उसको आप लिख लीजिए, उसका मास 16 AMU होता है। इसके हम लोग को थोड़ा समझना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये ग्राम नहीं है, ये एटॉमिक मास यूनिट है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम। अब कार्बन का जहाँ तक पीरियोडिक टेबल में काफ़ी जानकारी हो, कम से कम 1 से 20 तक तो आपको मास याद रखना चाहिए। और जो 12 वहाँ पे ग्राम लिखा रहता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो 12 ग्राम लिखा रहता है वो 1 मोल का होता है, और ये AMU एक सिंगल एटम का होता है। तो यहाँ पे हम एटॉमिक कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि एटम के बीच में तुलना कर रहे हैं। तो 1/12 ऑफ 12 AMU, यानी कि एक कार्बन 12 का मास। जब आप इसको देखिएगा तो ये 12 और 12 कट जाएगा, AMU कट जाएगा, तो सीधा सीधी बचता है 16। जब आपके पास कोई भी यूनिट नहीं बचता है तो उसे यूनिटलेस कहा जाता है या फिर डायमेंशनलेस कहा जाता है। ये फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक में हमने पढ़ना होता है, जिसमें हम यूनिटलेस या डायमेंशनलेस को डिफाइन करते हैं। यूनिटलेस का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर आपके पास ये देखिए, ये मासेस के यूनिट कहलाते हैं। अब किसी भी कंपैरिजन में ये जब यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, आप इसको फिजिकल भी समझ सकते हैं, और इसका सीधा सीधी आप इसको अगर फील लेना चाहते हैं तो यूनिटलेस, किसका यूनिट ही नहीं हो। जैसे कि कोई नंबर मैं लिख देता हूँ 16, ऐसा कोई यूनिट नहीं है, ना केजी है, मास है, कुछ नहीं है, तो इसे इसलिए यूनिटलेस या डायमेंशनलेस कहते हैं। डायमेंशनलेस मीन्स किसी प्रकार का, यानी कि कोई मास नहीं है, कोई लेंथ नहीं है वगैरह, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ लग जाता तो इससे उसका डायमेंशन के बारे में पता चलता है। अब फिलहाल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 1 AMU क्या होता है। सबसे पहले मैंने बताया था कि एक मोल में, इन 1 मोल, एम यहाँ पे मोल में आपने 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज़ होते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एटम्स का बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे एटम्स लिख दूंगा। और जब मैं एक एटम बोलूँगा, अब जैसे कि यूनिटरी मेथड होता है 10 चॉकलेट बराबर 20 रुपया, तो 1 चॉकलेट बराबर 2 रुपया। उसी तरीके से अब मैं एक एटम का बात करूँगा तो ये चीज़ को इधर ले आ सकता हूँ, यानी कि 1/6.022 इंटू 10⁻23। अब एक मोल को मैं बोलता हूँ, जब मैं एक मोल के बारे में बोलता हूँ तो एक मोल को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है।
जब एक मोल का, मैंने बोला था कि एक मोल का जब हम बात करेंगे, एक मोल एटम का बात करेंगे तो उसका मास ग्राम में लिया जाता है। उसी तरीके से अगर 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम हो जाएगा एक एटम का मास। क्या था? एक मोल का मास, एक मोल में इतना एटम होते थे, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 1/6। ये सिंपल सा बात है। इसी को ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। और हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में हमें ग्राम एटॉमिक मास का वैल्यू दे रखा है। उसी तरीके से जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आती है एक एएमयू की। उसके बाद हमारे पास जो अगला है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। जैसे कि हम लोग ने समझ लिया, किसी भी एटम का मास को हम एएमयू यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में बताते हैं। इसको मैंने इसमें ही कंपेयर करके ये कह दिया है यहाँ पर। तो एक ऑक्सीजन के एटम का मास क्या हो जाएगा? 16 एएमयू। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इसका ग्राम एटॉमिक मास निकाल के बताइए, तो आपके दिमाग में खटाक से ना घंटी बजना चाहिए कि हमको कहा जा रहा है एक मोल का निकालने के लिए। सीधा सा बात है। अच्छा, तो फिर आप कहिएगा एक का मास भैया तो 16 एएमयू है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 6.022 का इंटू 10⁻23 हम ला दें, यानी कि इतने एटम का हम आपको मास बता दें, तो आपका काम हो जाएगा, यानी कि वही ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। इसी की आपकी आवश्यकता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास। एक का मास इतना, तो इतने का मास कितना हो जाएगा? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक एएमयू का, मैंने एएमयू का वैल्यू कितना निकाला था? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। इधर मैं इसको यही कह दूं, क्या इसी का कैलकुलेशन यहाँ पे आया था? तो मैं यहाँ पे मैं लिख दूंगा 16, ये ग्राम में आएगा आपका। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 एएमयू को मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, आई एम सॉरी, ये 1 एएमयू को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्या ये और ये कैंसिल हो जाता है? तो आपके पास एक मोल का मास आ जाता है 16 ग्राम। यानी कि जब आप एक मोल का बात करेंगे, अक्सर इसमें ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम कन्फ्यूज़न होता ही होता है। ये गारंटीड है, आप लिख लीजिए कि इसमें कन्फ्यूज़न आएगा ही आएगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिए, ठीक ना। ये खाली फंसाने के लिए थोड़ी किया गया था, लेकिन समझने से मतलब है। यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर किस तरीके से इसको इस चीज़ को समझना है। उसी तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास का बात कर लेते हैं। अब यही अंतर होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का बात करूंगा तो एक मोल का आपको मास बताना है। तो एक एटम का मास या फिर एक मॉलिक्यूल का मास एएमयू में लिखा जाता है। तो मॉलिक्यूलर मास का यहाँ पे बात करें तो मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो एटॉमिक मास यूनिट में आपको लिखना है। जिस तरह से मैं अगर बात करूँ कार्बन H4 CH4, कार्बन का एक एटम का मास होता है आपके पास 16 एएमयू और हाइड्रोजन का एक का मास होता है 1 एएमयू। हमारे पास ऐसे ऐसे 4 हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 एएमयू, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे 4 दे रखे हैं। हमारे पास टोटल मास हो जाएगा 16 + 4 = 20 एएमयू। यानी कि मैंने सभी के सभी एटम का मास को मैंने ऐड कर दिया, तो वो एक मॉलिक्यूल का मास आया। कितना आ गया? 16 सॉरी ये 12 होता है, दैट इज ये हो जाएगा हमारे पास 16 एएमयू। यानी कि CH4 का मास मेरे पास 16 एएमयू आ गया है। यानी कि ये एक मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल का मास है। अगर मैं वही ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख दूं तो वो आपका एक मोल का यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 का आ जाएगा। और उसका यूनिट क्या होता है? उसका यूनिट ग्राम होता है। अब एक और टर्म आता है जिसे कहते हैं हम लोग फार्मूला यूनिट मास। ये फार्मूला यूनिट मास हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जैसे आयनिक कंपाउंड्स में इस्तेमाल करने का क्यों इसका ज़रूरत पड़ा, इस चीज़ को आप लोग को सॉलिड स्टेट में बेहतर ढंग से समझ में आएगा। खैर वो 12th का टॉपिक है, आप उसके लिए इंतज़ार कीजिए। और फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि फार्मूला यूनिट मास हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। इसके लिए एक्चुअली ये जो होते हैं ये क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और एक फार्मूला यूनिट्स में रहते हैं, यानी कि अपना एक पर्टिकुलर घर बना के रखते हैं क्रिस्टल के। और बाकी सब जो होता है जनरली CH4, हमारे पास कंपाउंड्स के मल्टीपल टाइप होते हैं, वेराइटीज़ होते हैं। तो उसी में उन वेराइटीज़ में हमारे पास फार्मूला यूनिट मास को स्टडी करने के लिए ये फार्मूला यूनिट मास लाना पड़ा, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें वास्ट एक्चुअली ही हो जाता है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। और इसमें एक्चुअली रिसर्च के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। इस कारण से इसके जहाँ फ़ायदा है वहाँ पे हम लोगों को लॉज वगैरह जो भी एग्जाम्स वगैरह हमें लाने पड़ते हैं उसको एक्चुअली बेहतर ढंग से समझने के लिए। अब उसी तरीके से फार्मूला यूनिट मास है क्या? एक प्रकार का मॉलिक्यूलर मास ही है। तो उसी तरीके से Na का मास और Cl का मास,
Cl का मास होता है 35.5 AMU फॉर ए सिंगल आइटम और सोडियम का मास होता है 23 AMU फॉर ए सिंगल आइटम। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 58.5 AMU आ जाएगा। इसी तरीके से BaCl2 का भी इतना आ जाता है।